So, hello friends and welcome again at Beta Classes where you there जहाँ supported by official OFC. Myself दिव्यांश भारद्वाज, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम हिस्ट्री की मैं यहाँ पे आपको तैयारी करा रहा हूँ। और कल अगर जो बच्चे मैथ की रीजनिंग कर रहे हैं तो उनके लिए माफी चाहता हूँ कि जो मेरी जो तबियत है वो आजकल डाउन चल रही है, इस वजह से मैं यहाँ पे आपकी जो क्लास है वो नहीं ले पाया था कल, लेकिन आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यूपी पीसीएस के जो जिन बच्चों ने एग्जाम फॉर्म भरे थे उनकी जो है वो एडमिट कार्ड आ चुका है, वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो कल की क्लास की बात करें तो मतलब कि पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में हम पैलोलिथिक एज की यानी कि पूरा पाषाण काल की खोज के बारे में पढ़ चुके थे, तिथि के बारे में पढ़ चुके थे, टूल्स के बारे में पढ़ चुके थे। एक बार इनके बारे में रिविजन कर लो। खोज किसने करी थी 1835 में? किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन फुट ने इसकी क्या करी थी? खोज करी थी। तिथि क्या, तिथि क्रम इसका क्या बताया गया? तिथि क्रम इसके दो बताए गए थे। जो मेनली इसका तिथि क्रम है वो है 20 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक, ठीक है ना। उसके बाद औजार की बात करें तो सबसे पहले जो औजार मिला था वो मिला था हैंड एक्स, फिर मिला था चोपर चोपिंग और फिर मिला था क्लीवर्स। ये थे तीनों लोअर पैलोलिथिक एज के यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल के। फिर मध्य पूरा पाषाण काल में मिले थे फ्लैक्स एंड देन अपर यानी कि आपका जो है आपका उत्तर पूर्व पाषाण काल से मिले थे आपके ब्लेड, यानी कि जो सिर्फ एक ही चीज में अंतर देखा गया वो थी ब्लेड। वो थे इनके जो टूल्स थे, या तो वो आराम आराम से पहने होते गए, अलग अलग मटेरियल के बनते चले गए। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है उस समय की मानव प्रजाति कैसी थी। मानव प्रजाति की बात करें तो उस समय की मानव प्रजाति डेवलपमेंटिक थी, यानी कि उस समय जो मानव प्रजाति थी वो कुछ ना कुछ सीख रही थी। यानी कि कभी टूल्स बनाना सीखना, कभी फल तोड़ना, कभी कपड़े बनाना, तो इस तरीके से वो कुछ ना कुछ सीख रही थी। अगर जो बात करें लोअर पैलोलिथिक एज की यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल, फिर आएगा मध्य पूरा पाषाण काल यानी कि मिडिल पैलोलिथिक एज एंड देन अपर पैलोलिथिक एज यानी कि उत्तर पूरा पाषाण काल। इसमें कैसी थी? इसमें थी होमो इरेक्टस, होमो ई आर ई यू टी यू एस, होमो इरेक्टस। मिडिल पैलोलिथिक एज में हुई होमो सेपियंस। हमारे ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है होमो सेपियंस एंड देन अपर पैलोलिथिक एज में हो गई यानी कि उत्तर पूर्व पाषाण काल में भी होमो सेपियंस सेपियंस। और ध्यान रखना उस समय से लेके यानी कि उत्तर पूर्व पाषाण काल से लेके टिल नाउ हमारी जो स्पीसीज है वो हेमो इरेक्टस, वो हेमो सेपियंस सेपियंस ही बोली जाएगी। अगर जो बायोलॉजिकल में है तो हेमो सेपियंस ही बोला जाएगा, लेकिन अगर जो हिस्ट्री में आएगा तो नाम ध्यान रखना है हेमो सेपियंस सेपियंस, क्योंकि अंतर देखा गया इस वजह से ये चीज बोली गई, ठीक है ना। अंतर क्या होगा? देखो अंतर आराम आराम से चेंज होते चले जाएंगे कि भाई यहाँ पे भाई पैलोलिथिक एज में कुछ नहीं मिला, यानी कि भाई इसमें सिर्फ नंगे पुंगे घूमते रहते थे। उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर आप मेसोलिथिक एज में पहुंचोगे तो देखोगे कि भाई खेती शुरू कर दी, पशुपालन। अब खेती शुरू करेंगे तो एक सेटलमेंट होना चाहिए घर का, मतलब कि भाई नहीं अभी यही रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं भाई आज यहाँ खेती करी और फिर भाग गए, ठीक है ना। भाई खेती करनी है तो ध्यान देनी पड़ेगी। फिर जब स्थिरता आई जीवन में उसके बाद आराम आराम से क्या, आराम आराम से पशुपालन, तो इसी तरीके से आगे यानी कि डेवलपमेंट यहाँ पे होता जा रहा था, ठीक है ना। बात करते हैं इन्वायरमेंट, बात करते हैं इन्वायरमेंट की। सॉरी अगर जो किसी ने वो ना लिया हो तो थोड़ा 10 सेकंड पीछे जाके उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। सॉरी वो मैंने मिटा दिया गलती से, ठीक है ना। बात करें इन्वायरमेंट की यानी कि पर्यावरण की, तो इस समय का जो पर्यावरण था उसे बोला गया है प्लेस्टोसीन पीरियड। क्या बोला गया? नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस समय पे, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, नाम जगह ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस समय का वैसे ज्यादा कुछ आता नहीं है, जो ज्यादा शुरू होता है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू होता है, लेकिन अगर तो यहाँ पे आ जाता है तो बस यहाँ पे रट्टे मारने वाली चीज है, तो यहाँ पे आप आराम से समझ सकते हो, मतलब एक बार देखो तो याद हो जाएगा। प्लिस्टोसीन है, PLEISTOCENE, प्लिस्टोसीन यानी कि हिम युग। अब अगर जो यहाँ पे बात करें हिमयुग, हिमयुग किसको कहा गया है?
हिमयुग वह युग था जहाँ पे हर जगह बर्फ थी, यानी कि जहाँ पे आप इस समय हो ना, जहाँ पे आप हो दिल्ली वगैरह, हर जगह बर्फ जमी हुई थी भाई, हर जगह बर्फ थी, ठीक है ना। कुछ जगह को छोड़कर जहाँ पे जो जगह छुपी हुई थी वहां पे मानव जो थे उस समय के वास करते थे। इस समय के मानव को ही क्या कहा गया, हिम मानव। हिम मानव इसी समय के, आज के टाइम पे भी कहते हैं ना कि जी हिम मानव दिखा। हिम मानव में क्यों बोलते हैं, क्योंकि वे बर्फ के एरिया में ही रहते हैं और कहीं रहना उनपे नहीं आता। इसी के साथ साथ देखो इन्वायरमेंटल, मैंने कहा प्लस टू फिर हिम युग था, हर जगह बर्फ जमी थी, तो भाई खाने को कहाँ से मिल रहा था या वगैरह वगैरह जो चीज थी, वो अब यहाँ पे थोड़ा इसमें मिक्स करते हैं हम जियोलॉजिकल फैक्टर, जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से कहने। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे बर्फ नहीं थी, लेकिन जहाँ पे बर्फ थी वे जगहों के नाम सुनोगे। सबसे पहले सुनो गंगा नदी का मैदान, जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी का जो मैदान है, यानी कि जहाँ पे इस समय मैं भी, ठीक है ना, मुजफ्फरनगर तक, ठीक है ना, क्या गंगा नदी का मैदान, गंगा नदी का मैदान हुआ, सिंधु नदी का मैदान हुआ। सिंधु जो आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक प्रमुख नदी मानी गई है, सिंधु नदी का मैदान हुआ। फिर हुआ आपका जो नॉर्थ ईस्ट साइड हुआ, यानी कि आपका उत्तर पूर्वी जो साइड हुई, ठीक है। फिर हुआ आपका वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट यानी कि आपका मालाबार तट जिसे बोलते हैं, मालाबार तट जिसे बोला जाता है। इन क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरीके से बर्फबारी होती थी, और ये जो पूरा क्षेत्र था ना, जितना भी आप ये क्षेत्र देख लो, ये सारा क्षेत्र, इसमें तो कोई नामो निशान नहीं मिलता कि इस समय वहां पे कोई लोग रहते होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ वहां पे उस समय गिरती थी। उसके बाद क्या मतलब इन जगहों को छोड़ के और जगह आदमी रहा करते थे, ठीक है ना, यहाँ तक कि पहाड़ों पे भी रह लिया करते थे, लेकिन इन जगहों तो बिल्कुल नहीं रह सकते थे, क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा, बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे बर्फ पड़ा करते थे, ठीक है ना। अब देखो लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, लोग रहना पसंद करते हैं यहाँ पे वैलीज में, यानी कि आपका घाटियों में। अब घाटियों की बात करें तो घाटियों में सबसे सिंपल सी बात बताओ, घाटी किसे बोलते हैं। घाटी वो एरिया होता है जहाँ पे उसे चारों तरफ पहाड़ ने घेर रखा हो, लेकिन हो वो प्लेन्स में, यानी हो तो वो बिल्कुल प्लेन, यानी कि जैसे कि आपका दिल्ली हुआ हो तो प्लेन, लेकिन अगर दिल्ली के चारों तरफ पहाड़ हो जाए तो वो घाटी बोली जाएगी एक तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसी जगह ये लोग रहा करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो बर्फ थी वो नहीं हुआ करती थी, ठीक है। ये आपका आ गया यहाँ पे इको सिस्टम, यहीं पे आ गया आपका इको सिस्टम, यहाँ पे हो गया इको सिस्टम में। क्या इको सिस्टम में मैंने आपको बता दिया, जो लोग रहा करते थे वो कहाँ पे रहा करते थे, वैलीज में, वैली में, यानी कि घाटियों में यहाँ के लोग रहा करते थे। अब आवास की बात करें, आवास कैसे थे, यानी कि रहने की जगह कैसी थी। एक बार इनरिवेशन कर ले, इन्वायरमेंट कैसा था, प्लेस्टोसीन यानी कि हिमयुग। ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी थी कि भाई गंगा सिंधु, सिंधु घाटी, सिंधु नदी, ठीक है ना, गंगा घाटी के आसपास का क्षेत्र, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट एरिया यानी कि उत्तर पूर्वी साइड, वेस्टर्न कोस्ट मालाबार का, इन सब जगह बर्फ जमी हुई थी। तो अकॉर्डिंगली इकोलॉजिकली सिस्टम के अनुसार देखा गया है कि जो लोग रहा करते थे वो वैलीज में रहा करते थे, कहाँ पे, घाटियों में रहा करते थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, अब यहाँ पे हम एक्सेट्रा पे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। आवाज भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, आवाज भी यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम आवाज की बात करते हैं, किसकी, आवाज की। आवास यानी कि एक तरीके से होम्स मान लो। इनके घर कहाँ पे होते थे, देखो जो इनके घर थे ना वे होते थे नेचुरल सेफ और रॉक शेल्टर्स, नेचुरल सेफ और रॉक शेल्टर्स, नेचुरल सेफ्स एंड रॉक शेल्टर्स। ये देखो ये क्या होते हैं, नेचुरल सेफ्स वे सेफ्स होती है जो प्रकृति द्वारा बनाई गई होती है, यानी कि कुछ ऐसे नहीं कि भाई पेड़ों ने एक ऐसे घेर लिया आपस में और फिर नीचे बारिश वारिश ना आती हो, तो ये नेचुरल सेफ। या फिर जैसे देखा हो किसी किसी पेड़ में ऐसे बने रहते हैं बड़े बड़े दरवाजे, उसके अंदर लोग रहने लगे। लोग शायद आप जानते हैं कि भाई पत्थरों के अंदर गुफा सी होती है, नेचुरली बनी हुई होती है, उनमें रहना। सबसे बड़ा जो इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ध्यान रखना बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है आपका
भीम बेटका की गुफा है, भीम बेटिका की गुफा है, भीम बेटिका की गुफा है कहाँ पे है? भोपाल महाराष्ट्र, वो सॉरी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र बोलते गलती है, सॉरी सॉरी, एमपी, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट रायसेन, भोपाल। भीमबेटका का नाम अलग से नोट करो, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। रायसेन नोट कर लो, भीमबेटका की जगह रायसेन नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मिलते जुलते हो जाते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा अन्य की, अदर्स पॉइंट की थोड़ी सी हम बात करते हैं। अगर अदर्स पॉइंट में क्या आएगा? अदर्स पॉइंट में आएगा कि लोग रहते कहते थे, ये लोग शिकार करते थे, बस सीधी सी बात है भाई, भाई हिमयुग था, तो भाई जो भी जानवर मिल गया भाई उसे खा लिया, ठीक है ना। फिर फलों का संग्रह करते थे, यानी कि फलों को बचाते थे, भाई देखो कोई पेड़ मिला, बहुत सारे फल है उसपे, मान लो सेब है, ठीक है ना, उसे जितना खाया खा लिया, नहीं तो उसे क्या करते थे, उसे बचा के किसी कहीं पे रख दिया कि हाँ भाई अगले दिन खा लेंगे। फिर कच्चा मांस खाते थे, क्योंकि आग तो इन्होंने डिस्कवर तब तक नहीं करी थी, ठीक है ना, तो जो शिकार करा उसे मारा और कच्चे ही खा गए। फिर क्या देखा, अपर पैलोलिथिक एज में रॉक पेंटिंग का विकास हुआ, जिसमें भीमबेटका की गुफाएं का सबसे, ठीक है ना। देखो अपर पैलोलिथिक एज में देखो, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, यानी कि लोअर पैलोलिथिक एज और मिडिल पैलोलिथिक एज में क्या देख गया कि भाई शिकार कर रहे हैं, कच्चा मांस खा रहे हैं, फल संग्रह कर रहे हैं। फिर अपर पैलोलिथिक एज में क्या, पैलोलिथिक एज में क्या देखा गया, उत्तर पूरा पाषाण में क्या देखा गया, तो जो भीमबेटका की गुफाएं है ना, उनमें क्या, उनमें रॉक पेंटिंग्स के अवशेष प्राप्त होने लगे, यानी कि उस समय अपर पैलोलिथिक एज में आते आते क्या हुआ, अपर पैलोलिथिक एज में आते आते इन लोगों ने रॉक पेंटिंग बनानी शुरू कर दी, रॉक पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स का इन्होंने यहाँ पे डिस्कवर करनी स्टार्ट कर दी। एक और चीज देखी गई अपर पैलोलिथिक एज में कि पहले भाई लोग मर गए तो भाई ऐसे छोड़ के चला जाते, फिर इन्होंने थोड़ा थोड़ा दफनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, दफना दिए जाते थे लोगों को, दफना दिया मान लो लोगों को, दफनाने के बाद क्या होगा भाई, कोई लोग मर गया उसे दफनाते दफनाते वरना उसे खा भी लेते थे, क्यों भाई, सीधी सी बात है भाई, खाने को इन्हें कुछ मिलता नहीं था, तो जो देखा भाई वो अपना आदमी दिखा तो उसे ही खा गए, ठीक है ना। फिर मैंने आग का, देखो मैंने कहा था ना कि आग का विस्तार नहीं हुआ था, लेकिन अपर पैलोलिथिक एज में आते आते आग का विस्तार हो गया, लेकिन आग का विस्तार आप कहोगे कि भाई फिर कच्चा मांस क्यों खा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या कहा था, जो डेवलपमेंट होता है वो हर जगह एक साथ नहीं होता, यानी कि मान लो ये इंडिया था, ठीक है ना, अब मान लो घाटी पता नहीं कहाँ कहाँ रहते थे ये लोग, अब मान लो इन लोगों ने तो आपकी खोज कर ली, लेकिन इन लोगों ने तो नहीं करी, ठीक है ना, तो ये लोग अब भी कच्चा मांस खा रहे हैं, तो जो ये डेवलपमेंट वाला एरिया है ना, ध्यान से देखना, जो इनके क्या कहते हैं, जो इनका तिथिक्रम होगा ना वो मिक्स होके चलेगा, इसका क्या था आपका 20 लाख से लेके 10,000 बीसी तक, अब जो अगला आएगा ना उसका देखना 12,000 से लेके 8,000 या 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी इसमें भी, 10,000 बीसी इसमें भी, तो अंतर क्या होगा, तो डेवलपमेंट का अंतर हुआ, जहां जो अगला जो मेसोलिथिक पीरियड है, यानी कि अपर पैलेयोलिथिक, अगर जो देखा जाए जहाँ पे ये अपर पैलेयोलिथिक एज चल रही है, ठीक है ना, इस वाले काल के अपर पैलेयोलिथिक एज और इसका मेसोलिथिक एज बराबर ही माना जाएगा, बस अंतर क्या है कि इसमें डेवलपमेंट हुआ, इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ, यानी कि ये आग की खोज करिए तो ये इससे आगे हो गया, तो ये मेसोलिथिक पीरियड में आ गए, लेकिन असलियत में अपर पैलेयोलिथिक एज में इनका आविष्कार हो चुका था। देखो एक सिंपल सी बात, मैं कहूँ कि भाई 4G नहीं 5G की बात करें, आज के टाइम पे मान लो 5G आ, आज डेट क्या है 30 सितंबर का, मैं कहूँ कि हाँ भाई इंडिया में 5G कब आया, तो सब कहेंगे कि सर 30 सितंबर, लेकिन अगर जब मैं वही बात कहूँ कि भाई तुम्हारे शहर में कब आया, तो कोई कहेगा कि सर 2021 जनवरी, ठीक है ना, तो इसी तरीके से, यानी कि वो डेवलपमेंट तो 2021 में हुआ असलियत में, यानी कि भाई पूरे देश में तो 21 में हुआ, लेकिन 5G जो आना शुरू हुआ, यानी कि जो प्रक्रिया शुरू हुई, जो दिल्ली में आया, वो आया आज, तो दिल्ली अलग कंडीशन में चला गया और हम अब भी पिछले हिस्से में आए, ठीक है ना, यानी कि भाई दिल्ली में मान लो 5G आ गया तो दिल्ली अलग डेवलपमेंट में चला गया और हम कम डेवलपमेंट में, तो यही चीज हो रही थी, जो मेसोलिथिक पीरियड ये आपकी खोज कर चुके थे, लेकिन जहां इनका अपर पैलेलिथिक एज चल रहा था ना, पैलेलिथिक एज का जहां अपर पैलेलिथिक एज चल रहा था, यानी कि उच्च उत्तर पूर्व पाषाण काल चल रहा था, तो यहाँ पे मेसोलिथिक पीरियड स्टार्ट हो चुका था,
और इन्होंने यहाँ पे खोज कर ली थी। तो इन्हें अपर पैलेयोलिथिक एज में इस वजह से रखा गया क्योंकि ये आग का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और मेसोलिथिक वाले आग का इस्तेमाल कर रहे थे। अब मैंने आपको एक नाम लिखाया था रायसेन, रायसेन जिला, ठीक है ना, रायसेन जिला। हाँ, सबसे पहले मैं बता दूं रॉक पेंटिंग, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हुआ, मैंने अभी क्या बताया, रॉक पेंटिंग सबसे पहले कहाँ बननी शुरू हुई आपकी भीमबेटका की गुफा में। अरे यार ये मैंने क्या लिखा, रॉक पेंटिंग कहाँ बननी शुरू हुई सबसे पहले, भीमबेटका की गुफा में। तो भीमबेटका की अगर जो सबसे पहला साक्ष्य देखा जाए, भीमबेटका की गुफा का सबसे पहला साक्ष्य नहीं देखा गया, सबसे पहले जहां से जो पेंटिंग्स के अवशेष प्राप्त हुए वो थी आपकी क्या, मिर्जापुर। मिर्जापुर सीरीज तो सबने देखी हुई होगी, तो नाम ध्यान हो जाएगा, मिर्जापुर यूपी। यहाँ पे क्या हुआ, ये मिली सबसे पहले, यानी कि रॉक पेंटिंग जब खोजी जा रही थी तो सबसे पहले अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, मिर्जापुर में। लेकिन सबसे पुराने यानी कि असलियत में सबसे पहले कहाँ पे बनी, भीम बेटिका में। देखो अंतर समझना, भीम बेटिका एमपी, देखो अंतर समझना। कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले अवशेष रॉक पेंटिंग के कहाँ से प्राप्त हुए, तो बोलना मिर्जापुर। सबसे पुराने कहाँ से प्राप्त हुए, तो भीम बेटिका। देखो क्या हुआ, भीम बेटिका में भले ही सबसे पहले बने, ठीक है ना, भीम बेटिका के बाद भले ही मिर्जापुर में बने, यानी कि असलियत में फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, लेकिन असलियत में सबसे पहले खोजा किसे गया, मिर्जापुर को। असलियत में भीम बेटिका की तब तक खोज नहीं हुई थी। यानी कि मान लो मैं कहूँ कि भाई भले ये बना 1998 में, ये बना है 2000 में, लेकिन जब हमने इसे खोजा तो 2020 में ये मिला 2021 में, यानी कि सबसे पुराना कौन हुआ, ये। लेकिन सबसे पहले कौन सा मिला, ये बस। अगर जो ये आए कि भाई सबसे पहले रॉक पेंटिंग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो मिर्जापुर। सबसे पुराने कहाँ से प्राप्त हुए, तो बोलना भीम बेटी का। आज हम इसे कंप्लीट कर देंगे पैलेयोलिथिक पीरियड को। मैंने अभी आपको एक जिला का नाम लिखवाया था, रायसेन। रायसेन जिला, रायसेन जिला कहाँ पे है आपका, भोपाल। रायसेन जिला भोपाल, नियर भोपाल एमपी। देखो रायसेन जिले में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपको पता ही है, अगर जो मान लो आपसे पूछ ले कि मैं मंडी द्वीप इंडस्ट्रियल एरिया का है, तो आप कहोगे यार रायसेन में तो है नहीं, रायसेन में तो भाई क्या है ना, भीम बेटिका की गुफा है। लेकिन गलत, यहाँ पे भीम बेटिका के साथ साथ तीन और क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका इंडस्ट्रियल एरिया ज्योग्राफी की साइड से, मंडी द्वीप इंडस्ट्रियल एरिया, मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया। सेकंड आपका यहाँ पे आ जाएगा भोजपुर मंदिर, भोजपुर मंदिर जो शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर है। फिर एक आएगा पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया। ये थोड़ा, ये पड़ता है एमपी में, ये लेकिन ये पड़ता कहाँ है, धार। धार एक जगह है, धार, धार एमपी, ये वहां पड़ता है। अगर ये पूछे कि भाई राय, आपसे पूछ ले कि राय भोजपुर मंदिर कहाँ पे है, तो ध्यान रखना ये भी आपका रायसेन भोपाल में ही है। कई लोग क्या करते हैं कि नहीं यार राजस्थान में तो बस भीमबेटका है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं, जो सबसे जो मतलब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि भाई सब क्वेश्चन घुमा फिरा कर देता है, तो वो सोचता है कि भाई किसी को ध्यान नहीं रहेगा कि भाई रायसेन से सिर्फ एक ही चीज ध्यान रहती है, वो आपकी भीमबेटका। लेकिन रायसेन के दो और हैं आपका, मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया और भोजपुर मंदिर। भोजपुर मंदिर शंकर जी का बहुत पुराना और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है ना। तो इन दोनों का ध्यान रखना, मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया और भोजपुर मंदिर कहाँ पे, रायसेन भोपाल मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। ये पड़ता है पीतमपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, ये भी एमपी में पड़ता है, लेकिन इसकी जो जिला है वो पड़ेगा धार, धार जिला। अब हम कल की क्लास में देखेंगे मेसोलिथिक पीरियड। आज हमने ये पूरा कर दिया मेसोलिथिक पीरियड, यानी कि मिडिल स्टोन एज, या फिर हम इसे बोलते हैं मध्य पाषाण काल। आपका पूरा पाषाण काल यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है, तीनों पार्ट्स। अब कल की क्लास यानी कि जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो आपकी सैटरडे की क्लास होगी, नहीं सॉरी जो फ्राइडे की क्लास होगी, उसमें हम आगे देखेंगे क्या, आपका मेसोलिथिक पीरियड। आज के लिए इतना ही। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है, आप चाहे तो ले सकते हैं। स्कूल
कॉलेजेस और साथ ही साथ कंपटीशन लेवल की आप जिसकी भी तैयारी करना चाहें आप हमारे से कोचिंग ले सकते हैं। डाउट सीजन 2 बिल्कुल फ्री है, उसके बाद आपको तीसरे डाउट सेशन से आपको 50 पैसे पर मिनट के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे। तो आप चाहें तो डेमो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ट्यूशन क्लासेस का भी और सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक हम आपको मिलेंगे। अगर किसी वजह से फोन कॉल अटेंड नहीं होता तो हम मीटिंग इन दिन मीटिंग होंगे और वीडियोस वगैरह बना रहे होंगे आप ही के लिए, तो आपको रिकॉल हम वापस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।